बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं खाने कुर्सी की। मैं हूं सौरभ, आपके साथ विजय त्रिवेदी जी, समीर चौकांगर साहब, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर मौजूद है। दिल्ली से दो तीन इंपॉर्टेंट खबरें आपको बताता हूं। पहली खबर दिल्ली से है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान अभी जीते हैं। इनको फौरी राहत अदालत की तरफ से मिल गई है। इनकी गिरफ्तारी पर 24 फरवरी तक के लिए अदालत ने रोक लगा दी है। अमानतुल्लाह खान को जांच में शामिल होने के लिए भी कहा है और ये कहा है कि इनसे जो भी पूछताछ हो वो सीसीटीवी की निगरानी में इनसे पूछताछ की जाए। इन पर आरोप था कि इन्होंने हत्या की कोशिश करने का प्रयास करने का जो मुकदमा एक व्यक्ति पर लिखा था, जो आरोपी था, उसको उन्होंने पुलिस कस्टडी से भगा दिया था। संगीन आरोप था इनके ऊपर, लेकिन इनका कहना यह था कि जिस व्यक्ति की बात हो रही है वो व्यक्ति पहले से बेल ले चुका था। तो ऐसे में इनके ऊपर ये आरोप जो है फर्जी है। पुलिस जो है इनको फर्जी मामले में फंसाना चाहती है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस खबर पर आपको और ज्यादा जानकारी देंगे। अतुल, बताइएगा जरा पूरा मामला क्या है, आरोप, पुलिस का वर्जन और अब कोर्ट में क्या हुआ। देखिए सौरभ, अग्रिम जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन जो है वो अमानतुल्लाह खान ने राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर लगाई थी। आज सुबह पहले इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, उसके बाद 1 बजे तक के लिए पूरी सुनवाई जो है वो टल गई थी। तो तमाम पुलिस अमला, जो आला पुलिस अधिकारी इलाके के, वो यहां पर पहुंचे थे। और अभी जब कोर्ट ने राहत दी है, कोर्ट ने सबसे पहले तो अमानतुल्लाह खान को यह कहा कि जो दूसरा नोटिस उनको मिला है कि आज शाम को उनको पुलिस इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करना है, तो शाम को 5 बजे जामिया नगर थाने के अंदर जाएं, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। और पुलिस को यह कहा है कि इंटेरोगेशन इन्वेस्टिगेशन वहां पर हो जहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हों। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि पुलिस ने यह बताया कि जिस दिन झड़प हुई थी, जिस तरीके से आरोप है अमानतुल्लाह खान के ऊपर कि उन्होंने मारपीट की पुलिस वालों के साथ, क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के साथ, तो पुलिस से पूछा गया, कोर्ट ने पूछा कि आखिर कोई सीसीटीवी फुटेज या वीडियो है, तो पुलिस ने यह कहा कि उस समय लाइट गई हुई थी, यानी कि दोपहर के 3 बजे जब क्राइम ब्रांच की टीम शोएब खान को लेने के लिए गई थी तो वहां पर उस समय लाइट गई हुई थी, इसलिए सीसीटीवी फुटेज नहीं है। यही कारण है कि राउस एवेन्यू कोर्ट ने कहा कि जो भी पूछताछ हो वो जामियानगर थाने के अंदर उसी जगह पर हो जहां पर सीसीटीवी फुटेज, सीसीटीवी कैमरे जो है वो लगे हुए हो। और कोर्ट ने यह भी कहा क्योंकि 24 फरवरी इस मामले की अगली डेट है, 24 फरवरी को दोपहर 12:30 बजे इस पूरे मामले में आगे की सुनवाई होगी। तो जब तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी नहीं की जा सकती, तो जो अमानतुल्लाह खान के वकील हैं उन्होंने कोर्ट को यह बताया कि वो अपने इलाके के अंदर ही है, जिस विधानसभा से वो चुनाव लड़े हैं, ओखला से, वहीं पर ही वो रह रहे हैं और आज शाम को वो जामियानगर थाने के अंदर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कर लेंगे। तो अब यह तय है क्योंकि कोर्ट की डायरेक्शन है शाम को 5 बजे जो अमानतुल्लाह खान है उनको जामियानगर थाने में जाना होगा। दिल्ली पुलिस की टीम, चाहे वो क्राइम ब्रांच की टीम हो, लोकल पुलिस हो, वो उनसे पूछताछ करेगी। लेकिन अब 24 फरवरी तक अमानत को दिल्ली पुलिस की कोई भी ब्रांच जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं कर सकेगी। 24 फरवरी को 12:30 बजे, एक बार अतुल साहब, दोपहर 12:30 बजे इनके ऊपर पुलिस आरोप क्या लगा रही है, डिटेल में जरा ये भी बता दीजिए। देखिए, इसमें जो कोर्ट के अंदर जो सुनवाई हुई उसके अंदर लगातार दिल्ली पुलिस ये बात कह रही थी कि जिस आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गई उसको छुड़ाने के लिए अमानतुल्लाह खान और उसके जो सहयोगी थे उन्होंने इसका विरोध किया और उसको वहां से फरार कर दिया। लेकिन कोर्ट के अंदर हमने देखा कि पुलिस कहीं ना कहीं ये कहने में, ये पूरे तरीके से साबित करने में असफल रही कि जो शोएब खान जो था वो क्या प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर था। उसके तमाम डॉक्यूमेंट्स कोर्ट ने मांगे, लेकिन वो जो तमाम डॉक्यूमेंट है वो पुलिस कोर्ट को उपलब्ध नहीं करा सकी। यही कारण है कि कोर्ट ने आईओ के साथ अगली 24 फरवरी को यहां पर आने के कहा है, तमाम रिकॉर्ड देने को कहा है। हालांकि फौरी राहत जो है वो अमानतुल्लाह खान को मिली है और उसके बाद ये देखना होगा कि किस तरीके की आगे की कार्रवाई इस पूरे मामले के अंदर कोर्ट क्या आदेश सुनाती है। लेकिन अभी अग्रिम जमानत जो है वो 24 फरवरी को इस पर सुनवाई होगी और जब तक अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी जो है वो दिल्ली पुलिस नहीं कर सकती। बहुत शुक्रिया अतुल। अब देखिए, मैं आपको दिल्ली की दूसरी खबर देता हूं। दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी से जुड़ी खबर आपको दे रहा हूं। फिर से एक बार विवाद में है जामिया यूनिवर्सिटी। आज सुबह 6 बजे यूनिवर्सिटी के 14 छात्रों को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। छात्रों के खिलाफ प्रदर्शन और तोड़फोड़ की शिकायत की गई थी। यूनिवर्सिटी के प्रशासन ने ही शिकायत की थी। उनका आरोप है कि इन लोगों ने यूनिवर्सिटी में के कैंटीन के परिसर के आसपास उपद्रव मचाया, सुरक्षा सलाहकार के गेट को तोड़ दिया और इसके बाद प्रशासन ने मजबूरन पुलिस को रिपोर्ट की। वहीं प्रदर्शनकारी छात्र ये कह रहे हैं कि उनके साथी किडनैप कर लिए गए, किसी का पता नहीं चल रहा है। सुबह 6 बजे दिल्ली पुलिस सबको उठा करके ले गई और वो कहां है, किस हालत में है, कुछ भी कंफर्म नहीं हो रहा है। कुछ छात्रों का भी कुछ हमने बात करने की कोशिश की। अगर कोई वर्जन किसी स्टूडेंट का है तो मैं आपको सुनाता हूं। जामिया एडमिनिस्ट्रेशन ने आज सुबह एक ट्वीट किया जिसमें वो बोलता है कि हाँ, हमने कैंपस से बाहर निकाला है स्टूडेंट्स को
और दिल्ली पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे। और दिल्ली पुलिस की गाड़ी में हमने लोगों को जाते हुए देखा है, उसके बाद से लोग मिसिंग है। तो ये किडनैपिंग है, अगर हमें पता नहीं है कि कौन किस पुलिस स्टेशन में है तो किडनैपिंग है। सरासर किडनैपिंग किया गया है दिल्ली पुलिस और जामिया एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा लोगों को। जो मारपीट की बात है वो बिल्कुल पूरी तरह से जामिया एडमिनिस्ट्रेशन की बेबुनियाद बातें हैं। और वो दूसरे गुट के लोग थे जो आपस में झड़प हुई है और उसको हम पे आरोप लगाया जा रहा है। वो जामिया एडमिनिस्ट्रेशन का किया कराया काम है। लिटरली हमें पता ही नहीं है कि 17-18 स्टूडेंट्स हैं कहाँ। हमारे दोस्त गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। इतना तो चलिए आपने डिटेन किया, आपको ये इतना भी नहीं आप हमें बता रहे हैं कि वो डिटेन कहाँ हुए हैं, कौन कौन से स्टूडेंट्स कहाँ हैं। शोएब रजा हमारे सहयोगी जुड़े हैं हमारे साथ। शोएब, जरा डिटेल में बताइएगा मामला है क्या, क्यों हुआ है इतना हंगामा दोबारा एक बार फिर जामिया यूनिवर्सिटी में? देखिए सौरभ जी, 2019 में आपको याद होगा जब सीए का आंदोलन हो रहा था, जामिया में भी हो रहा था सीए के खिलाफ और शाहीन बाग में भी। उस वक्त 15 दिसंबर को एक घटना हुई थी कि कुछ जो पुलिसकर्मियों पर आरोप लगे थे कि वो वहाँ की जो लाइब्रेरी है जामिया की, वहाँ पर घुसे थे और छात्रों के साथ वहाँ पर मारपीट हुई थी। ये तमाम आरोप पुलिस पर लगे थे। तो जब भी अब 15 दिसंबर आता है, हम 2019 के बाद देखते हैं, हालांकि कोरोना काल के दौरान तो ये नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद जैसे ही यूनिवर्सिटी खुलती है, उसके बाद जैसे ही जो छात्र है 15 दिसंबर को फिर से प्रोटेस्ट करना चाहते हैं कि हम उनको एक तरीके से याद करते हैं कि पुलिस ने किस तरह से मारपीट की थी छात्रों के साथ। ये 10 तारीख से, क्योंकि 15 दिसंबर गुजर गया था, 15 दिसंबर को जैसे आया, जो एडमिनिस्ट्रेशन था जामिया उसकी तरफ से कहा गया कि आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, तो उस दिन यूनिवर्सिटी भी बंद कर दी गई थी, कैंपस बंद कर दिया गया था। लेकिन 16 दिसंबर को कुछ जो छात्र थे उन्होंने फिर से प्रदर्शन किया। इससे एडमिनिस्ट्रेशन नाराज हो गया कि हमने आपको इस तरह की इजाज़त नहीं दी थी, लेकिन आप फिर प्रोटेस्ट करने लगे। और उसी के बाद जो एक अनुशासन समिति होती है यूनिवर्सिटी की, उसकी तरफ से कुछ जो छात्र है, जो छात्र कह रहे हैं कि हमें कुछ नोटिस दिए गए, इसमें कई पीएचडी की जो पढ़ाई कर रहे हैं स्कॉलर्स हैं वो भी शामिल है। तो उस 15 दिसंबर यानी कि 16 दिसंबर के बाद से लगातार छात्र आरोप लगाते रहे कि उनको नोटिस दिए जा रहे हैं, उनकी जो पढ़ाई है वो पढ़ाई प्रभावित हो रही है। 10 फरवरी जैसे ही आया, यानी कि ये महीना, उस वक्त ये छात्र इसमें लेफ्ट जो संगठन है आइसा लेफ्ट के, इसके अलावा ऑल इंडिया जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि ओवैसी की पार्टी का भी एक स्टूडेंट विंग है यहाँ पर, तो ये तमाम लोग मिलकर जो सेंट्रल कैंटीन है जामिया की वहाँ पर प्रदर्शन करने लगे। 10 तारीख के बाद से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको कहता रहा कि आप यहाँ से हट जाइए, प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, इससे पढ़ाई मुतासिर यानी कि प्रभावित हो रही है दूसरे स्टूडेंट्स की भी। और एक वीडियो सामने आया परसों, वो वीडियो सामने आया था कि किस तरह से वहाँ जो गार्ड थे उन्होंने जब रोकने की कोशिश की, उनके साथ भी हाथापाई होगी। हालांकि इस मामले में जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने फौरन एक गार्ड को टर्मिनेट कर दिया था और दूसरे गार्ड को दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया गया था, दूसरे विभाग में। अब ये मामला बढ़ता गया, जो स्टूडेंट है वो रात और दिन कैंटीन के बाहर ही बैठे रहे और जो गुजरी रात है इसमें सामने आया कि जो गार्ड थे वो उनको हटाने की जब कोशिश की, क्योंकि आरोप लगे छात्रों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की है, क्योंकि जामिया जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी तरफ से बयान जारी किया गया कि बहुत सारे छात्रों ने कैंटीन में तोड़फोड़ की है, तमाम बातें। तो गार्ड ने उनको हटाने की कोशिश की और जैसे ही यूनिवर्सिटी के बाहर लाए तो वहां पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, ऐसा जो जामिया के छात्र है वो कह रहे हैं। अब करीब 10 छात्र हैं ऐसे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, हालांकि पुलिस अभी उस तरह से कंफर्म नहीं कर रही है। ऐसे में जो छात्र है अब ये हंगामा कर रहे हैं। अभी मैसेज भी आया है कि 2:30 बजे फिर से जामिया जो थाना है उसके बाहर प्रदर्शन होगा। तो ये पूरी कहानी उसी सीए आंदोलन के दौरान जिस तरह से लाइब्रेरी में पुलिस गई थी, ये आरोप है, और बच्चों के साथ मारपीट की थी, उससे पूरा लिंक है। उसी हर ठीक है शोएब, मैं ठीक है, जो आपने पूरी जानकारी दी, इस खबर हम लोग बात करें आगे। लोकसभा में हंगामा एक बार फिर शुरू हो गया है, वहां जेपीसी की रिपोर्ट रखी जानी है। देखिए जगदम्बिका पाल बोल रहे हैं, चेयरमैन जेपीसी। माननीय सदस्यगणों, प्लीज आप सीट पे बैठेंगे। माननीय आप सीट पे बैठेंगे। माननीय गृह मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं, आप बैठेंगे सीट पे बैठे आप। माननीय आपका विषय जो
जो विषय तय हुआ है वो बता रहे हैं गृह मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने आपत्ति जताई है कि इनके जो विमत है, डिस्प्यूट्स है, इनको पूरी तरह से नहीं रखा गया है। मैं मेरी पार्टी की ओर से आपको विनती करना चाहता हूं कि विपक्ष के जो डिस्प्यूट्स हैं, एक सिरनीर कर आप संसदीय कार्यप्रणालिका के उपयुक्त रूप में जो जोड़ना है वो जोड़े। इसमें मेरी पार्टी को कोई आपत्ति नहीं। ये विषय आप जो मेरे से वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्य मिले थे और वक्फ बोर्ड के माननीय सदस्यों ने जिन जिन विषयों को उनके साथ चर्चा के बाद हुआ है उनको मैंने एनेक्सर में उनको शामिल कर लिया गया है। फिर आइटम नंबर 2 अर्जुन मेघवाल। धन्यवाद अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से लोकसभा की संसदीय कार्य सूची के क्रम संख्या 2 पर जो श्री जुएल राम जी के नाम से आगे इनके दस्तावेज है जो फॉर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के, आपकी अनुमति से सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 27 श्रीमती निर्मला सीतारमण। Sir, with your permission, I rise to move for leave to introduce a bill to consolidate and amend the law relating to income tax. शौकत राय जी, हाउस ऑर्डर में नहीं है, आपके पार्टी के बेल में, छोड़िए, चलिए। सर ये 26 रह गया ना, ये भी करा दें। ये इन्होंने अपोज करना है, बोल दिया नाम। मार्शल मनीष तिवारी, नो। एन के प्रेमचंद्र, आप टेबल पर बोलना चाहते हैं, बोलिए। हाँ बोलिए। वो आपकी पार्टी के बोल रहे हैं और आप सदन में हंगामा कर रहे हो। आपकी पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आप सदन में हंगामा कर रहे हो। इतना विरोध है क्या आपस में? बोलने दो उनको। बोल रहे हैं। I beg to oppose the introduction of the Income Tax Bill 2025. The Income Tax Act 1961 has been serving its purpose while it was amended every year. The amendments were the result of government decision, and any new bill would have to suffer the same fate as the government introduced the amendments every year. So no new bill needs to be introduced because the present one has a complex language. The logic that because of complex language there will be increasing cost of compliance could not hold. The basic structure of the income tax remains the same because of its very nature, and no purpose would be served by introducing a new income tax bill to help tax administration and practitioners. Sir, the new law has 622 pages, 526 sections, 23 chapters, and 16 schedules. Is this मनीष तिवारी जी, a simple law? The old law had 298 sections and 145 schedules. So there is no simplification. I oppose the introduction of that. माननीय मंत्री महोदय मोशन लाएं। Sir, I introduce a bill. अब मोशन भी लाएं। Sir, with your permission, sir, 3 members have mentioned about the objections to introduction of this bill. I'd like to say that actually Sri N.K. Premchandran's objection doesn't seem to be correct at all because, and that's also mentioned in my introductory remarks, the Income Tax Act was originally enacted in 1961, came into effect in 1962, sir. At that time, they had only 298 Act sections, and that is correctly referred. But then as the time went by, year after year, many more sections were added. And as it stands today, there are 819 sections.
From that 819, we are bringing. विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया जब जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने जेपीसी की रिपोर्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल पर रखने की कोशिश की है। टेबल तो हो गई रिपोर्ट, लेकिन विपक्ष ने खूब नारेबाजी की है और वो उन्होंने इसके बाद वॉकआउट कर दिया। अब निर्मला जी बोल रही हैं जो टैक्स बिल उन्होंने कहा था बजट वाले दिन कि हम एक अलग बिल लेकर के आएंगे डायरेक्ट टैक्सेस पर, वो अपना बिल जो है इस वक्त वहां पर रख रही है। लेकिन हंगामा वक्फ की रिपोर्ट पर हुआ है, पहले राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा और अब लोकसभा में एक बार फिर से हंगामा, विपक्ष का वॉकआउट। लेकिन रिपोर्ट पेश की जा चुकी है, पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी हो चुकी है रिपोर्ट। अब ये सरकार के ऊपर है कि वो इस बिल के रूप में, पहले वो इसकी सिफारिशों को मानती है या नहीं मानती है, फिर एक नया बिल बनाएगी और इस बिल को वो कब लेकर के आती है ये हमको देखना होगा। विजय जी, बिल्कुल ठीक है। मतलब विधायी प्रक्रिया अगर आप विधायी प्रक्रिया यही है कि अब जेपीसी टेबल कर दिए चेयरमैन ने, जो जेपीसी के चेयरमैन है जगदम्बिका पाल साहब लोकसभा में, और जैसे अमित शाह साहब ने भी, जो होम मिनिस्टर भी है और बीजेपी के लीडर भी है, उन्होंने कहा कि जो भी छूट गया है डिसेंट नोट तो वो उसमें शामिल कर लेंगे। अच्छी बात है। और अब तो सरकार, मतलब अब इस पे कोई चर्चा वाली बात नहीं। अब इसके बाद अब सरकार जब चाहेगी तो वो बिल लेकर जेपीसी की जो कंसर्न मिनिस्ट्री इसको पढ़ेगी रिपोर्ट को पढ़ेगी और सरकार चाहेगी कि भाई इस एक्चुअली जेपीसी क्या होता है, जेपीसी एक मिनी पार्लियामेंट है। उसमें इसलिए भेजा जाता है किसी भी रिपोर्ट को क्योंकि लोकसभा या राज्यसभा में उतने विस्तार से उस इशू पर चर्चा नहीं हो पाती, ठीक है, इसलिए वहां दिया जाता है। तो उससे कंसाइज रिपोर्ट बनती है और वो रिपोर्ट को सरकार का जो मिनिस्ट्री है वो देखेगी। ये माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री में पहले जाएगा, फिर लॉ मिनिस्ट्री में जाएगा। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री अपनी रिकॉर्ड बनाकर लॉ मिनिस्ट्री को भेजेगी और लॉ मिनिस्ट्री अपना बिल बनाएगी। वो बिल कैबिनेट में अप्रूव होगा। ये जरूरी नहीं है कि इसमें जो 14 सिफारिशें की गई हैं वो उसमें हो, कोई जरूरी नहीं है। चाहे एक भी ना हो और चाहे सारी हो, चाहे हाँ कुछ भी हो, ठीक है। और बिल्कुल अलग बिल भी सरकार लेकर आ सकती है क्योंकि ये बिल की पेश है, बिल तो नया ही बन जाएगा ना। बिल तो नया बनेगा, लेकिन उसमें कुछ शामिल किया है कि नहीं किया है, पुराने वाले कोई रखना है, जो भी करना चाहेगी सरकार कर लेगी। इसका रिपोर्ट का मैंडेटरी नहीं है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो ठीक है, विपक्ष ने अपनी राय रखी है, जब बिल आएगा तो फिर से जो उनको रखना होगा राय वो रखेंगे। ओके, अब मतलब अब सरकार के ऊपर है कि वो जेपीसी की सिफारिशों को कितना माने, और उसके बाद उसको इंक्लूड करके वो उसको फिर पास कराने के लिए संसद के सामने लेकर के आया। अब मैं तो कह रहा हूं कि रिपोर्ट आई तो उस जेपीसी की रिपोर्ट पे इतना हंगामा है, जिस दिन बिल आएगा उस दिन क्या होगा? नहीं, उस दिन चाहे जो हो, लेकिन कम से कम देश ने ये तो देखा कि बिल जेपीसी में भेजा गया, और जेपीसी जब होता है तो उसका एक पहलू जिसमें हम मानते हैं कि भाई जगह वहाँ नहीं है, आप उतने लंबे समय तक बात नहीं कर सकते, इतने सांसदों को एंगेज नहीं कर सकते, तो सबका एक एक रिप्रेजेंटेटिव आया या सदन में संख्या के आधार पर और वहां बैठकर वो बात करते हैं। लेकिन इसका दूसरा पार्ट है जो डेमोक्रेसी में ज्यादा स्ट्रांग होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पहला वाला एक सांसदों के बीच में चर्चा, तो वो तो पहले भी चर्चा हो रही थी। दूसरा वाला क्या है? दूसरा वाला यह है कि जनता के बीच में चर्चा। अब जनता के बीच में चर्चा मतलब क्या? जो वक्फ का कानून है ये पूरी तरह से मुसलमानों का है, मुसलमानों की इसमें हिस्सेदारी है। तो मुसलमानों की जितनी प्रतिनिधि संस्थाएं हैं वो अपनी बात रख पाई क्या? तो उसका जवाब है हाँ, उन्होंने अपनी बात रखी। क्या उसके लिए समय बढ़ाना पड़ा? हाँ, उसका समय बढ़ाना पड़ा। तो विरोध कुछ भी हो, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स थे उनसे बातचीत का काम जो डेमोक्रेसी की प्रक्रिया में होता है वो डायलॉग करने का काम हो गया।